नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। जनादेश यानी कि लोकसभा चुनाव की बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पांचवें चरण की 49 सीटों पर मतदान के साथ ही अब तक के 5 चरणों में कुल 428 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और बाकी बचे 2 चरणों के लिए प्रचार जारी है। तो क्या रहे आज के मतदान के रंग और क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले गए वोट। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान जैसे दिग्गजों समेत 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 4 जून को आएंगे नतीजे। 5वें चरण में जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिकॉर्ड मतदान। लोकतंत्र के पर्व में लद्दाख के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राजनाथ सिंह, मायावती, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे समेत दिग्गज नेताओं ने भी डाले वोट। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी समेत दिग्गज हस्तियों ने भी किया मतदान। डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार के आंकड़े के साथ सरकार बनने की जताई प्रतिबद्धता। शासन चलाने के लिए संविधान को बताया सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ। कहा कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने संविधान का किया अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में भव्य रोड शो के बाद कटक और ढेंकनाल में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित। बीजेडी पर बोला हमला। कहा 25 साल बाद ओडिशा रचने जा रहा है नया इतिहास। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार पर भी साधा निशाना। ममता बनर्जी के कार्तिक महाराज, भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन पर बयान को लेकर सियासी तूफान। जलपाईगुड़ी में आश्रम पर हमले को लेकर रामकृष्ण मिशन आश्रम ने दर्ज कराई शिकायत। पीएम मोदी ने कहा वोट बैंक को खुश करने के लिए हद पार कर रही है टीएमसी। ये थी चुनावी सुर्खियां और अब जनादेश में देखते हैं चुनावी खबरों को विस्तार से। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ 695 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर आज ईवीएम में बंद हो गई। देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। तो कैसा रहा 5वें चरण का मतदान, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पांचवें चरण में लद्दाख और बारामूला समेत देश के अलग अलग हिस्सों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ बुजुर्ग मतदाता भी सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। पहली बार मैं वोट कर रही हूँ, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है और मन में ये था कि हम उसके लिए वोट करें जो हमें प्रोग्रेस दे या जो हमें नौकरी दे। आजकल के युवा नौकरी चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब आज तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि वोट की प्रोसेस ऐसी होती है, बट पहली बार खुद से वोट देकर बहुत अच्छा लगा। ना मतदान है, जहाँ देना है खुशी से दे सकता है। अपना सरकार चुनना है। देश में बहुत प्रगति हुआ है, आगे भी होना चाहिए। इसी चरण में जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट के लिए भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बडगाम के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। युवाओं के साथ साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में कश्मीरी महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
जमहूरी निज़ाम जो है इसी बुनियाद पर ही खड़ा है और इसी बुनियाद से चलता है। अगर हम इस किस्म के एक्शन नहीं होंगे या इस किस्म का प्रोसीजर नहीं होगा तो जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, उसे हम कहेंगे डिक्टेटरशिप है। मुझे लग रहा है कि ये सही स्टेप है, हर एक को चाहिए कि वोट डालने के लिए आए घरों से, क्योंकि पास्ट अगर हम देखेंगे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अभी खुशहाली का मौसम है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में हुए पहले संसदीय चुनाव में भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया। लेह और कारगिल में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग नजर आए। बलांगीर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले पटनागढ़ के मतदान केंद्र में 1 फुट 6 इंच लंबी 47 वर्षीय विनीता सेठ ने अपना वोट डाला। हर मतदान केंद्र पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था नजर आई। मन था वोट डाल करके आऊं, और जिनको डाला है उनको मैं बहुत लाइक करती हूँ। लोकतंत्र के लिए तो बहुत जरूरी है ये चीज। हाँ, और मैंने हमेशा डाला है। व्यवस्था अच्छी थी, फोटो खींचे, हमको बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि मैं पहला वोट डालती, टीचर थी, मैं रिटायर्ड हो गई हूँ, तो इसलिए बड़ी खुशी है। पश्चिम बंगाल में हुई छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल के हुगली में भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने मतदान में धांधली के आरोप लगाए, तो वहीं उत्तर 24 परगना में बैरकपुर लोकसभा सीट पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा महिला मतदाताओं को रोका गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें उत्तर प्रदेश की फैजाबाद, रायबरेली और अमेठी समेत 14 सीटें शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई शहर की सभी सीटों के अलावा कल्याण, धुले और नासिक समेत 13 सीटों पर मतदान के साथ ही राज्य में सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट पर भी मतदान संपन्न हुआ। 5वें चरण के मतदान के साथ ही इन 49 सीटों पर कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आम चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया है। चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 69.16% रहा, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ। एसबीआई की रिसर्च में पाया गया है कि 4 चरणों के चुनाव में लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में कुल मिलाकर 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और महिलाएं भी भारी संख्या में मतदान में हिस्सा ले रही हैं। 5वें चरण की 49 सीटों पर मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। अब तक हुए 5 चरणों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 5 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान संपन्न हो चुका है। 2019 के आम चुनावों में 5वें चरण की इन्हीं 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 4 और बीजेडी को 2 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस, जदयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोजपा को 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। अब देखना यह होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसे जनादेश दिया है, लेकिन इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 5वें चरण के मतदान का हाल आपने देखा, और क्या आम और क्या खास सबने आज बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और राजनेता मतदान करने के लिए पहुंचे। नेताओं ने भी लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं माया नगरी मुंबई में तमाम फिल्मी सितारों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया।
7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान में आम लोगों के साथ साथ तमाम दिग्गजों ने भी वोट डाले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में मतदान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर वोटिंग की। रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने मतदान किया। अमेठी में भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वोट डाला। जनसत्ता दल लोकतंत्र के नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने प्रतापगढ़ के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। इसके साथ ही शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके विधायक पुत्र आदित्य ठाकरे ने भी मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे उनके परिवार के सदस्यों ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। केंद्रीय मंत्री और उजियारपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नित्यानंद राय ने भी मतदान किया। झारखंड की कोडरमा सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी ने मतदान किया। 5वें चरण में मायानगरी मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां तमाम फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, ऋतिक रोशन, इमरान हाशमी, अनुपम खेर, मनोज बाजपेयी, नाना पाटेकर ने मतदान किया। वहीं अभिनेत्री हेमा मालिनी, शबाना आजमी, विद्या बालन, जानवी कपूर और दिव्या दत्ता ने भी उत्साह के साथ मुंबई में वोटिंग की। अभिनेता परेश रावल, राजकुमार राव, जैकी भगनानी, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने परिवार के साथ वोट डाला, तो वहीं वरुण धवन ने भी अपने पिता डेविड धवन के साथ वोट डाला। संगीतकार विशाल डडलानी और भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इसके अलावा कई दिग्गज हस्तियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने अपने परिवार के साथ लखनऊ के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। 5वें चरण के मतदान के बाद जीत को लेकर सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे। 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5वें चरण के मतदान के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो हर आम से लेकर खास तक लोगों ने ये वोट डाले और क्योंकि आज मुंबई में भी मतदान था तो कई सेलिब्रिटीज भी वोट डालते हुए नजर आए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 5वें चरण से कुछ जुड़े हुए आंकड़े और दिलचस्प मुकाबलों के बारे में। साथ ही अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है आज के मतदान की जमीनी हकीकत। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए।
चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि कुछ दिलचस्प आंकड़े हम आपको इस चरण से जुड़े हुए दिखाएंगे और वो भी बिल्कुल दिलचस्प अंदाज में। तो अब आप वो दिलचस्प आंकड़े देखिए कि जानते सबसे पहले कि किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो पांचवें चरण में इस बार चुनावी मैदान में 695 उम्मीदवारों में से 82 उम्मीदवार जो हैं वो महिला हैं, जबकि 613 पुरुष उम्मीदवार अपने किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करें तो 14 सीट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर इस पांचवें चरण में मतदान हुआ है। इन 5 चरणों और महाराष्ट्र की बात करें तो 13 सीट, जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 13 सीटों पर आज मतदान हुआ पांचवें चरण में। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो 7 सीट, वहां के लिए भी 7 सीटों पर वहां मतदान हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। और बिहार की बात करें तो 5 सीट बिहार महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण। एक और महत्वपूर्ण राज्य आप बिहार को कह सकते हैं, 5 सीट वहां पर। ओडिशा, जहां पर कि विधानसभा चुनाव का भी आज दूसरा चरण भी संपन्न हो गया, वहां लोकसभा की 5 सीटों पर आज वहां भी मतदान था। तो ओडिशा बीजेडी और बीजेपी के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में 3 सीटों पर आज मतदान हुआ है इस पांचवें चरण में, वहां पर खासतौर पर एनडीए और जो इंडी गठबंधन है उसके बीच मुकाबला। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर जो 1 सीट बारामूला वाली सीट है, आज वहां पर मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर में बारामूला सीट पर। और इसके साथ ही लद्दाख की जो 1 सीट है, वहां पर 1 ही लोकसभा सीट है, तो वहां पर भी आज मतदान हुआ है लद्दाख की लोकसभा सीट पर भी। तो ये जो आंकड़े हैं दिलचस्प आंकड़े। अब जरा देखिए कि किस तरह से ये जो कुल उम्मीदवार हैं 695, उनमें से क्या कुछ रहा था। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 40 सीटें बीजेपी, 18 सीटों पर जो है वो कांग्रेस, 46 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार और 591 पर अदर्स के उम्मीदवार हैं। ये कुल 695 जो उम्मीदवार हैं उनका लेखा जोखा है कि कहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। 40 सीटों पर बीजेपी, 18 सीटों पर कांग्रेस, 46 सीटों पर बीएसपी और अदर्स जो है वो 591। तो ये जो जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं उसकी बात है। और ठीक उसी तरह से देखिए लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में ये 40 सीटें जो हैं वो एनडीए, 7 सीटें इंडी गठबंधन और अदर्स 2 सीटें। तो ये 2 सीटें हैं। और अब जानते हैं कि 5वें चरण में कौन बड़े चेहरे और वीआईपी उम्मीदवार हैं। तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी के नेता, वो भी एक बड़ा नाम है जो इस चरण में है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से राहुल गांधी वायनाड पर लड़ ही रहे हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली से भी वो चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश की अमेठी से, जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को शिकस्त दी थी अमेठी से, इस बार वहां से केएल शर्मा हैं कांग्रेस की तरफ से। साथ ही जम्मू कश्मीर के बारामूला से उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। राजीव प्रताप रूडी बिहार के सारण से, जहां पर कि उनके मुकाबले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी आचार्य, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, बिहार के सारण सीट से, वो भी राजीव प्रताप रूडी के मुकाबले चुनावी मैदान में हैं। साथ ही हाजीपुर बिहार से चिराग पासवान, एलजेपी के अध्यक्ष, एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से लॉकेट चटर्जी, भाजपा के उम्मीदवार, ये भी एक वीआईपी कैंडिडेट, एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। झारखंड के कोडरमा की बात करें तो वहां पर अन्नपूर्णा देवी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी एक बड़े चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र के ढिंडोरी से
भारतीय जनता पार्टी की भारती प्रवीण पवार, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, वो भी वहां पर चुनाव मैदान में हैं आज के रण में। इसके साथ ही महाराष्ट्र के भिवंडी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां पर मौजूद हैं, जो कि वीआईपी कैंडिडेट हैं। महाराष्ट्र के कल्याण से बात करें तो वहां पर महाराष्ट्र के कल्याण से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं। साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य से उज्जवल निकम, चर्चित चेहरा, जैसा कि आप जानते हैं कि कसाब के केस में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में हैं। साथ ही महाराष्ट्र के धुले से सुभाष भामरे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो भी चुनावी मैदान में हैं। तो ये बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा ज़्यादा है। ओडिशा के सुंदरगढ़ से ये हैं जुएल ओरांव, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जुएल ओरांव वहां पर चुनावी मैदान में हैं। साथ ही ओडिशा के कंधमाल से सामंता, वो भी चुनावी मैदान में हैं। ये बीजेडी की तरफ से, यानी कि बीजू जनता दल की तरफ से उम्मीदवार हैं, अच्युता सामंता। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो भी चुनावी मैदान में हैं। बड़े चेहरे के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की अमेठी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मुकाबले, तो वो भी वहां पर एक चर्चित चेहरे हैं, जो कि जिनकी चर्चा है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद आप अयोध्या भी कह सकते हैं, लेकिन लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद है। लल्लू सिंह, जहां 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं, इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से करण भूषण सिंह, इनकी भी काफी चर्चा थी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ये मैदान में हैं। जो पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह हैं, उनके सुपुत्र हैं। पश्चिम बंगाल के बानगांव सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये भी एक चर्चित चेहरा है। और अब जानते हैं 5वें चरण में वो सीट जिन पर सभी की निगाह है। देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजनाथ सिंह बनाम रविदास मेहरोत्रा, ये एक जो है काफी चर्चित सीट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। महाराष्ट्र में मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बनाम कांग्रेस के भूषण पाटिल, दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। इस सीट की भी काफी चर्चा है। इसके साथ ही जो रायबरेली सीट है, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से और दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, पिछली बार भी वो रायबरेली से लड़े थे, लेकिन सोनिया गांधी के मुकाबले, इस बार राहुल गांधी के मुकाबले हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट की तो बहुत चर्चा है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा, जो कि गांधी परिवार के वफादार कहे जाते हैं, उनको टिकट दिया गया है अमेठी से। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के बारामूला में उमर अब्दुल्ला और साथ में सज्जाद गनी लोन, ये आमने सामने हैं। ये दोनों भी हैवीवेट हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो आमने सामने हैं। बिहार के सारण सीट की बात करते हैं, राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। चिराग पासवान हाजीपुर की सीट की बात कर रहे हैं हम, शिवचंद्र राम वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं और चिराग पासवान का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये भी एक चर्चित सीट है। साथ ही महाराष्ट्र के कल्याण की सीट भी जो चर्चित है, आप देख सकते हैं कि वहां के भी जो दोनों के दोनों एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं वहां पर, शिंदे गुट से शिवसेना की तरफ से, और साथ ही इधर वैशाली राणे हैं, वो भी वहां पर चुनावी मैदान में हैं। कपिल पाटिल महाराष्ट्र के भिवंडी से देख लीजिए, कपिल पाटिल और साथ में सुरेश म्हात्रे, ये आमने सामने हैं। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सीट की हम बात कर ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं और वो। तो अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से जिन्होंने दिन भर रखी है आज के मतदान पर नजर।
बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश और अब बारी आ गई है अपने उन संवाददाताओं से जुड़ने की जिन्होंने दिन भर रखी है मतदान पर नजर। तो मुंबई से हमारे साथ योगेश शीतल और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अश्विनी मिश्र। हमारे दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं योगेश शीतल के पास चलता हूं मुंबई। योगेश, आज मुंबई में मतदान था तो मतदान में कई सेलिब्रिटीज मतदान करते हुए देखे गए, लेकिन साथ ही कई सीटों की जबरदस्त चर्चा है मुंबई में और महाराष्ट्र में जो आज जिन सीटों पर मतदान हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कैसा मतदान रहा? क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में पिछले कुछ चुनावों से ये बात कही जा रही है कि वहां मतदान का प्रतिशत दूसरे हिस्सों के मुकाबले थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। देखिए लालचंद, जहां सेलिब्रिटी की जहां तक बात करें तो बांद्रा केंद्र में रहता है, क्योंकि ज्यादातर सेलिब्रिटी अगर फिल्म सेलिब्रिटी की बात करें तो वहीं पे रहते हैं। बाकी मुंबई में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग क्लास जो है वो भी मुंबई में रहते हैं। अगर वोटिंग की बात करें तो बिल्कुल एक कंसर्न है, वोटर टर्नआउट का एक कंसर्न जो वो रहा है। अगर अभी तक जो आंकड़ा जो अभी तक सामने आया 48.44 का अभी तक आंकड़ा आ रहा है। डिंडोरी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। डिंडोरी बेसिकली ट्राइबल एरिया है, वहां पे बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। भारती पवार वहां से कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर मुंबई की 6 सीटों की बात करें तो करीब 47 से 48% के बीच में जो है उसी के समवेयर अराउंड जो है वहां अभी का फिगर आ रहा है। फिगर नहीं है, अभी वोटिंग थोड़ी देर पहले खत्म हुई तो हो सकता है कि फिगर में थोड़ा और उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो मुंबई की 6 सीट लेकर मुंबई से सटे जो सबर्बन एरिया है, चाहे कल्याण है, भिवंडी है, थाने है, पालघर है, अगर इन सब क्षेत्रों की बात कर लें तो वहां पे भी वोटिंग औसतन रही है। लेकिन जो वहां की राजनीति है, क्योंकि इस बार जो है उम्मीद जो अगर आप संख्या के लिहाज से देखें तो 13 सीटों पर मतदान था, लेकिन अगर आप उम्मीदवारों की दृष्टिकोण से देखें तो काफी महत्वपूर्ण उम्मीदवार जो काफी लाइमलाइट में रहने वाले चेहरे थे वो इस चरण में थे। अगर आप पीयूष गोयल की बात कर लीजिए, केंद्रीय मंत्री हैं, नॉर्थ सेलर रहे हैं, वो उनको लोकसभा में उतारा गया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट ले लें, अगर आप उज्जवल निकम की बात कर लें, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं, कई सारे केसों को हैंडल किया है। 26/11 के ट्रायल और खास करके जब डेविड हेडली को अमेरिका से डिपोज किया गया था 26/11 में, काफी चर्चा में आए थे क्योंकि अमेरिका अपने समय से डिपोज कर रहा था। यहाँ रात में 3 बजे कोर्ट खुली हुई थी, हम लोगों ने इस केस के ट्रायल को कवर किया था। तो वो एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं। अगर आप जैसा आप रिपोर्ट में भी दिखा देते, अगर आप कल्याण में चले जाए, भिवंडी में चले जाए, कपिल पाटिल मंत्री रह चुके हैं। अगर आप कल्याण अगर देख लें तो जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो हैं। कई सारे आरोप लगे, अलग अलग उम्मीदवारों पर अलग अलग तरह के आरोप लगे। किसी के बाहरी होने पर आरोप लगा, किसी पे कुछ और तरह के आरोप लगे। ओवरऑल मुझे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये फेज काफी महत्वपूर्ण था। बिल्कुल ठीक है, ठीक लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। हमारे साथ अश्विनी मिश्र भी जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं अमेठी से। अश्विनी, इस बार काफी ये चर्चा रही कि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी लड़ रहे हैं या फिर वहां से खास तौर पर प्रियंका गांधी, और पूरा का पूरा गांधी परिवार एक तरह से वहां उतरा हुआ था और वो वहां पर अमेठी का चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात कई बार चर्चा में भी सुनाई पड़ी, लेकिन स्मृति ईरानी जो वहां पर बिल्कुल डटी हुई रही। मुकाबला किस तरह का दिखा, मतदान में कितना जोश दिखा, अमेठी के लोगों में किस तरह की चर्चा रही?
निश्चित तौर से लालचंद अगर देखें तो जबरदस्त लोगों का उत्साह रहा। सुबह 7 बजे से ही लोग कतारबद्ध हो गए और शाम 6 बजे तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा। मध्याह्न के समय में थोड़ा वोटिंग प्रतिशत में लोगों का आने जाने में स्थिरता थोड़ी देखी गई, लेकिन उसके बाद लगातार रहा। अमेठी की अगर बात करें 52.58% के आसपास मतदान 5 बजे तक दर्ज किया गया है। पिछले चुनाव में 54% के आसपास था। 5 बजे का ये अंतिम आंकड़े हैं। 6 बजे तक मतदान चला और रात 11 बजे तक का जो अंतिम आंकड़े जारी होंगे। निश्चित तौर से मांग चलिए अमेठी और समूचे उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों पर, जिन पर तकरीबन 61% के आसपास मतदान हुआ था 14 सीटों पर, वो आंकड़ा हम पार कर लेंगे। चुनाव आयोग की ये कोशिश है मतदाताओं को इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी राजनीतिक सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ाते हुए लोग घर से निकले और उन्होंने वोट किया है। जिस तरीके से आप अमेठी की बात कर रहे हैं, अमेठी राहुल गांधी नहीं आए, वो वायनाड गए और वायनाड से आने के बाद जब सीट चुनने की बात हुई तो उन्होंने रायबरेली की सीट चुनी और रायबरेली लगातार वो यहाँ पर आज चुनाव प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। बछरावा के आसपास जब राहुल गांधी कहीं एक विद्यालय पर गए तो वो राजनीतिक दल के ही कार्यकर्ता रहे होंगे, आम जनमानस नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको गो बैक राहुल गांधी के नारे भी सुनने पड़े। उनको अमेठी से रायबरेली सीट पर, यानी कि उस तरीके की स्थितियां उन्होंने कभी अमेठी में नहीं देखी, लेकिन रायबरेली में भी ऐसी स्थिति दिखी। रायबरेली सीट से वो लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ पर प्रियंका गांधी लगातार कैंप करके रही। सोनिया गांधी ने खुद रैली में शिरकत की और बड़ी भावुक अपील की कि मैंने अपने बेटे को आप सबको सौंपा है। ये सारी स्थितियां रही, लेकिन एक दिलचस्प बात जो सबसे बड़ी रही वो ये कि लगातार गांधी परिवार की परंपरागत सीट होने के बाद एक बिस्सा जमीन, एक धुर जमीन यहाँ पर अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार के नाम से खसरा खतौनी में दर्ज नहीं है। आज बतौर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांव मवई, मेदन मवई जो एक गांव है, एक पूर्वा है गौरीगंज से सटा हुआ, बिल्कुल वहां पर उनका घर है और वहां की बाशिंदे के रूप में उन्होंने लीला टिकरी जो मत केंद्र था वहां पर वो 9:15 बजे के आसपास पहुंची और उन्होंने मतदान किया। यानी कि जो उनका लोखंडवाला का 602 प्लेटो अपार्टमेंट, नेपच्यून अपार्टमेंट, लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट का पता बदल चुका है। तुगलक क्रिसेंट का जो उनका अपना यूरोपियन जोन का है वो पता बदल चुका है। अब ये पता इनका जो है मेदिन मवई गांव गौरीगंज हो गया है स्मृति ईरानी का। निश्चित तौर से लड़ाई बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस की कोशिश ये है यहाँ पर उनको घेरने की और भाजपा की कोशिश ये है कि हम इस सीट को अच्छे अंतर से बरकरार रख सके। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। रमा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जम्मू कश्मीर के बारामूला से हमारे साथ रमा जुड़ चुकी है। रमा, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 30-35 सालों का जो है रिकॉर्ड लगातार जम्मू कश्मीर में मतदान का टूट रहा है, तो क्या आज बारामूला में भी वो सिलसिला जारी रहा और लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह आज भी दिखाई पड़ा क्या? बिल्कुल, बारामूला में तो अभूतपूर्व इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 1996 में यहाँ पर जो है 50% था और अभी के आंकड़ों की बात करें जो हमें प्राप्त हुए हैं तो 5 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान होने की सूचना थी और लगातार जो लाइनें लगी हुई थी, तो ये मतदान प्रतिशत बढ़ेगा अपने आप में कहा जा सकता है लालचंद। क्योंकि लोग, हालांकि बारामूला सीट की अगर हम बात करते हैं तो पहले भी तमाम अन्य सीटों से बारामूला सीट पे ज्यादा पड़ता था। पिछली बार 34% के करीब था, लेकिन कई सीटों पर 9% था, 10% था, 15% था, यहाँ पर 34% सबसे ज्यादा था। लेकिन इस बार जो है पिछले कई दशकों का आंकड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग बड़ी संख्या में था, जहां पर वायलेंस होता था, जहां पर तमाम जो सेंसिटिव इलाके माने जाते थे, बारामूला में एक जीरो टाउन है, वो जो था बड़ा खतरनाक इलाका उसे पहले कहा जाता था, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा आज निकल कर आए। एक 70 साल के बुजुर्ग मुझे कह रहे थे कि मैंने पहले कब वोट डाला है मुझे याद नहीं है। 35 से 55 वर्ष के लोग थे जो कह रहे थे कि हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति थी। लेकिन ये जो एक बड़ा बदलाव है, इसे अपने आप में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। लोग बड़े खुश थे कि हम वोट के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने सुना था, हम करना चाहते थे, इसे एक्सपीरियंस करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे तमाम वजहों से। अब एक नई तरह की आजादी मिली है, नया तरह का खुला वातावरण मिला है, तो हम जीते चाहे उम्मीदवार कोई भी, क्योंकि मुकाबला था बड़ा दिलचस्प था। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था में जो विश्वास कायम हो रहा है, लोकतंत्र में जो लोगों का विश्वास कायम हुआ है, संविधान में जो विश्वास कायम हुआ है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है लालचंद। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत अहम बात है रमा। और लगातार वहां से जिस तरह से मतदान की खबरें आ रही हैं, निश्चित तौर पर आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है और इस तरह के जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ
कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा त्यागी बारामूला से जुड़ने के लिए और साथ में अश्विनी अमेठी से और योगेश शीतल मुंबई से जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आज क्या कुछ कहा है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं जनादेश और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में डीडी न्यूज के साथ आज सुबह एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पाराशर के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने संविधान पर खुलकर बात की और कहा कि वो तो संविधान की पूजा करते हैं, उनके लिए संविधान सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ है। पीएम ने इस मौके पर कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस के परिवार ने संविधान का चीरहरण किया है। चुनाव से पहले ही जिनके तीसरे टर्म की बात हो रही है, लोगों को इंतजार है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी बेहद ही स्वागत है। जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री जी सुबह के 8 बजे हैं। इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई प्रधानमंत्री सुबह होते ही जनता के बीच पहुंच जाए। पूरी में हम जब सुबह 7 बजे हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तब से मैं हैरान था कि 6:30-7 बजे से हजारों की तादाद में लोग यहाँ खड़े थे। मैं देश की जनता का बहुत ही ऋणी हूँ। मैं उड़ीसा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और खास करके पुरी ने पूरा मन भर दिया। आज मैं पुरी को सर झुका करके नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी पुरी में हम खड़े हुए हैं, उड़ीसा में 25 साल का यहाँ का शासन जिनको आप सीधे चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल भी है और साथ में बिहार भी लगता है। इस बार 5 चरण के चुनाव के बीच क्या मूड लग रहा है जनता का? 4 चरण के चुनाव, इंडी अलायंस पूरी तरह अस्त हो चुका है। अब जो चरण शुरू हुए हैं वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें।
प्रधानमंत्री जी, हम देख रहे हैं लगातार लोग आपको कैमरों में कैद करना चाह रहे हैं अपने एक एक झलक के लिए। नारी शक्ति जिसकी आप सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, वाराणसी में हमने देखा एक बूढ़ी दादी अपने 4 साल के पोते को कंधे पर लेकर आई और कहा कि मोदी इनके दादू हैं, और जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा मोदी तो भगवान है। ये आपको लगता है कि काफी ज्यादा भार आपके ऊपर डालता है, ऐसी भावना है? जब मुझे इस प्रकार की घटनाओं का पता चलता है, या मैं भी जब कभी रास्ते में चलता हूं तो ये अनुभव करता हूं, जैसे बच्ची देखिए हाथ जोड़ करके बैठी खड़ी है। ये चीजें किसी भी व्यक्ति को भावुक करने वाली है, और पॉलिटिशियन के जीवन में शायद ऐसा रेयर हो सकता है कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद। और मैं देख रहा हूं कि भारत की नारी शक्ति आने 25 साल में भारत की गति के लिए 2 मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं। एक, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरा, मेरे देश की नारी शक्ति, 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है। जब मैं कह रहा हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं, और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। जिस देश में इतनी सामर्थ्यवान मातृशक्ति हो, मैं गुजरात से आया हूं, हमारा पूरा जो डेयरी उद्योग है, आज अमूल जो दुनिया में इतना मशहूर है, उसकी पूरी ताकत महिलाएं हैं, पूरा उद्योग महिलाएं चलाती है। आप लिज्जत पापड़ देख लीजिए, दुनिया में ब्रांड है लिज्जत पापड़, पूरी तरह महिलाओं के द्वारा ड्रिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की महिलाओं में एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है, और अगर हम हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर दे, तो देश की इकोनॉमी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया नेतृत्व मिलेगा। और इसलिए मैंने G20 में आग्रह रखा है विमेन लेड डेवलपमेंट। मोदी जी, 2.5 दशक के अपने करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले ही 3.0 की बात होने लगे, तीसरे टर्म की बात होने लगे। अब सस्पेंस है कि जब आप वापस आएंगे तो क्या आप एक रिवोल्यूशनरी क्रांति लेकर आने वाले हैं? ज्यादातर राजनेता सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, उसी के इर्द गिर्द खोए रहते हैं। मैं उससे कोसों दूर हूं। मैं मानता हूं कि पद एक कार्यभार है, पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है, और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है, बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए, और तब जाकर के फैसले होते हैं, परिणाम मिलते हैं। और जब नीयत साफ होती है ना, तो नतीजे भी शानदार मिलते हैं। अंतिम सवाल है मेरा प्रधानमंत्री जी आपसे, जब हमने देखा 14 में भी 19 में भी आपके खिलाफ जब भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ निचले स्तर पर जाकर, जनता ने और ज्यादा भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। इस बार भी कोई आपको तानाशाह कह रहा है, कोई कह रहा है कि संविधान खत्म कर देंगे, कोई कह रहा है लोकतंत्र, और यहाँ तक कि कांग्रेस कह रही है एक चाय वाला प्रधानमंत्री इसीलिए बना क्योंकि हमने देश में ऐसा लोकतंत्र बनाया। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में
एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने शाहबानू का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साहबजादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, एक एमपी के सिवा कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। और इसलिए दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी के संविधान को भी नहीं मानते। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उठा करके फुटपाथ पर रात को फेंक दिया था और पूरी पार्टी को कब्जा कर लिया था। और इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस के मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। अंत में प्रधानमंत्री जी, आप अभी भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए हैं, आशीर्वाद आपने उनका लिया है। आप जिन शहजादे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म पर अगर आप उनसे बहस करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे, वो चुनौती दे रहे हैं। मैं उनके धर्म के ज्ञान के विषय में जानता नहीं हूँ कुछ, और मैं अपने आप को कभी ज्ञानी कहता नहीं हूँ। मुझे तो धर्म से बहुत कुछ सीखना है। एक अगाध समुंदर है, शायद मैं 7 जन्म उसमें डुबकी लगाता रहूं तो भी मैं पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा। ये उसका सामर्थ्य, उसका विस्तार, उसकी विरासत इतनी बड़ी है कि मैं नहीं कह सकता हूं कि वे इतना जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। मुझे उनका, मेरा व्यक्तिगत कभी चर्चा हुई नहीं है और मीडिया में भी कभी धर्म पर उनका साक्षात्कार तो मैंने सुना नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं। मैं मानता हूं मैं एक विद्यार्थी हूं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो अब 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का, देश के किसान का, देश की नारी का, इन सब का संकल्प है कि इस बार देश 400 पार के साथ नई सरकार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ, और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम और इतनी गर्मी से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरी तरह आश्वस्त है अपने तीसरे टर्म को लेकर, और विपक्ष जो हमले कर रहा है उसके लिए भी उन्होंने एक कर जवाब दिया। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ रीमा पराशर, पूरी से डीडी न्यूज के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत प्रधानमंत्री से आपने डीडी न्यूज़ की ये खास बातचीत देखी और इसमें कई बड़ी बातों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और चुनावी खबरें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या हुआ? I have lost everything, काका।
मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जनादेश। आगे की चुनावी खबरों में हिंदू धार्मिक संगठनों के खिलाफ ममता बनर्जी के विवादित बयानों के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा एकदम से चढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमला बोला। झारग्राम की जनसभा में पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी खुलेआम धमकी दे रही हैं और टीएमसी के गुंडे हिंदू धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी नहीं सहेगा। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणियों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। झारग्राम की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने ममता पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में टीएमसी हिंदुओं की आस्था पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी संतों को धमका रही हैं और इससे टीएमसी के गुंडों का हौसला बढ़ रहा है। जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में हुई तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी हर हद पार कर रही हैं। यहाँ की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। जलपाईगुड़ी में आश्रम पर हमले को लेकर रामकृष्ण मिशन आश्रम ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं विवादित टिप्पणी के लिए भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े संत कार्तिक महाराज ने ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है। इस बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का एक और वीडियो साझा करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने हिंदू संतों के खिलाफ अपना हमला जारी रखा है और इससे पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में जन समर्थन खो दिया है। मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सबूत के एक बार फिर भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज पर हमला किया और उन्हें हाल ही के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दौरान हुए दंगों से जोड़ा है। दरअसल ममता बनर्जी ने आरामबाग की चुनावी सभा में कुछ भिक्षुओं पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया था। ममता ने कहा था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ भिक्षु दिल्ली में भाजपा नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। ममता के इसी बयान के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। भारत सेवाश्रम संघ के अनुयायियों और दूसरे हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी के बयान के विरोध में पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ममता बनर्जी ने सफाई दी है। ममता ने कहा है कि वो किसी संस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन राजनीति में शामिल होने के लिए 1 या 2 लोगों की आलोचना उन्होंने की है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आस्था से बार बार हो रहा खिलवाड़ साफ तौर पर बताता है कि धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो टीएमसी पर और ममता बनर्जी पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब बात करेंगे चर्चित लोकसभा सीट की, यानी हॉट सीट की। तो सत्ता के संग्राम में उत्तर पूर्वी दिल्ली हॉट सीट बन गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्वांचल और ब्राह्मण वोटरों का दबदबा इस सीट पर माना जाता है। अब देखना है कि मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार की इस लड़ाई में जनता किनको अपना नायक चुनती है। तो देखते हैं धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। देश की सबसे घनी बसावट वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में लोगों की जिंदगी ठहरी हुई है।
मुकुंदपुर में भारी ट्रैफिक में दम घुटता है तो कई इलाके सड़क, पानी, सीवेज की बाट जो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने अनधिकृत कॉलोनियों के विकास, ट्रैफिक और डीडीए की अनदेखी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। खासकर युवाओं को जोशीले भाषणों से लामबंद करने में जुटे हैं कन्हैया कुमार। इस क्षेत्र के लोगों की दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि डीडीए की मनमानी चल रही है। डीडीए जो है कभी भी किसी का भी घर तोड़ देती है ये बोल करके कि ये अवैध कॉलोनी है। जो घर तोड़ती नहीं है उसको अंधेरे में रखती है। जो है एनओसी देने के नाम पर जो है लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। सड़कें जहां पे टूटी हुई हैं वहां पर एनओसी नहीं दिया जाता है। भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने यमुना नदी पर तैयार सिग्नेचर ब्रिज, मुकुंदपुर तक मेट्रो स्टेशन, चौड़ी सड़कों के निर्माण को इलाके का विकास गिनाते हैं। तिवारी कहते हैं कि विरोधी दलों ने कॉलोनियों की तरफ बढ़ रहे सड़कों पर गड्ढे खोदकर विकास में बाधा पहुंचाई है, इसलिए जनता परेशान हुई है। तिवारी को पूर्वांचल, ब्राह्मण समेत कई तबकों का जोरदार समर्थन मिल रहा है। जो भी हमारे बुराड़ी का पीएम उदय योजना के अंतर्गत घर आते हैं, किसी को भी डीडीए की एनओसी की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ की बिजली कंपनी है वो आम आदमी पार्टी के अंतर्गत है, उसकी अभी बहुत डांट पड़ी है और अब सभी लोग जिसको भी मीटर चाहिए होता है वो अप्लाई करें, उनको मीटर मिलने लगा है। जो लोग नई कॉलोनी काट रहे हैं उस पे अभी एनओसी की आवश्यकता है। मुकाबला कांटे का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 54% मतदान लेकर जीते मनोज तिवारी का कांग्रेस और आप गठबंधन से मुकाबला है। कांग्रेस और आप ने एकजुटता दिखाई तो दंगल और भी रोचक बन सकता है। यहाँ पे डीडीए वाला एनओसी का जो मुद्दा है वो बिजली यहाँ पे मिल नहीं रहा है और एक नया अभी जो लेटेस्ट हो गया था कि कॉलोनी में, किसी भी कॉलोनी में यहाँ पे डीडीए ने एनओसी देने के बाद ही लगता है मीटर, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कन्हैया कुमार का जो अपना व्यक्तित्व है उस पे जो इनका फॉलोअर है वो कन्हैया कुमार को ही नहीं मालूम है कि कितना है। मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर पूर्वी लोकसभा में 2-2.5 लाख जो मतदाता हैं वो सीधा कन्हैया से प्रभावित है। ऊंट किस करवट बैठेगा अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस बार बीजेपी को कांग्रेस से वॉकओवर नहीं मिलने वाला है। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी घमासान जारी है। एक तरफ 2 बार के सांसद भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी हैं जो भाजपा प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से युवा प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं। अब देखना होगा कि इस बार के मतदान में दोनों प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी अधिक से अधिक युवाओं को, महिलाओं को अपनी तरफ खींच पाते हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज, बुराड़ी। तो नजर रहेगी इस हॉट सीट के नतीजे पर। आज के जनादेश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।